2026 में अगर आपने भी जेईई मेंस का एग्जाम दिया हुआ है तो आपको भी जोसा काउंसलिंग एंड सीएसईबी की जो काउंसलिंग होती है इसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है इसमें आपको पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं कि जोसा काउंसलिंग क्या होता है, सीएसईबी काउंसलिंग क्या होता है और इन दोनों ही काउंसलिंग में बेसिक्स डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलती है, इनके बारे में हम बहुत ही डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अगर आपको जोसा काउंसलिंग के बारे में या फिर सीएसईबी काउंसलिंग के बारे में जीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं पता है, तो आज का वीडियो देखने के बाद जो आपके उनमें सारे डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा तो एक लाइक और चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जोसा काउंसलिंग एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है ना जिनके मन में काफी सारे डाउट्स होते हैं, तो बिल्कुल जीरो से आपको बताते हैं। तो जोसा काउंसलिंग जो होती है ना, इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट सीट लोकेशंस अथॉरिटी। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा, जो भारत सरकार है ना, ये आपकी नेशनल लेवल की एक तरह से आप बोल सकते हैं काउंसलिंग होती है, जिसके थ्रू आप आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आप बीटेक कर सकते हैं। ठीक है, एनआईटी कॉलेजेस, ट्रिपल आईटी कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट फंडेड जो आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, यानी कि भारत में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आईआईटी कॉलेज है, एनआईटी कॉलेज है, ट्रिपल आईटी कॉलेजेस है, यहां से अगर आपको बीटेक करना है तो आपको जोसा काउंसलिंग देना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर है, बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद अगर आपको बीटेक करना है, कहां से बीटेक करना है, आईआईटी कॉलेज से, एनआईटी कॉलेज से, ट्रिपल आईटी कॉलेज से या फिर जो गवर्नमेंट फंडेड आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, यहां से अगर आप अपना बीटेक कोर्स करना चाहते हैं तो जोसा काउंसलिंग आपको देना पड़ता है। अब जोसा काउंसलिंग के लिए ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहां पे मांगा जाता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। भारत में जितने भी कॉलेजेस हैं, जो आपके टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं, जहां से अगर आप बीई या फिर बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जोसा काउंसलिंग आपका देना अनिवार्य है। ठीक है, अब इसके लिए जोसा काउंसलिंग में कौन कौन से स्टूडेंट यहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जेईई एडवांस वाले जो भी स्टूडेंट होते हैं ना, अगर आपको आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो ये आपको देना कंपलसरी है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जेईई एडवांस का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में अगर आपको आईआईटी कॉलेज चाहिए, थोड़ा सा यहां पे आपको एक बार फिर से बता देते हैं, अगर आपको आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जेईई मेंस आपको देना पड़ेगा, जेईई मेंस। ठीक है, देन आपको यहां पे देना पड़ेगा जेईई एडवांस भी। ठीक है, जेईई एडवांस भी। ठीक है, अगर आपको आईआईटी कॉलेज चाहिए तो सबसे पहले आपको जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा एंड टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट में आना पड़ेगा। ठीक है, देन आपको यहां पे देना पड़ेगा जेईई एडवांस का एग्जाम, इसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपको जो आईआईटी कॉलेज है वो मिल पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको अप्लाई करने पड़ेगा जोसा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, जोसा काउंसलिंग के ही थ्रू आपको आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर आपको आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेना है तो आप यहां पे आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं, एनआईटी कॉलेजेस हो गए, ठीक है, ट्रिपल आईटी कॉलेजेस हो गए या फिर गवर्नमेंट फंडेड जो आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इनके लिए ना जेईई एडवांस एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, आपने क्या किया हुआ है, जेईई मेंस का आपने एग्जाम दिया हुआ है एंड आप डायरेक्टली किसके लिए जा सकते हैं, जोसा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, इसके लिए आप जा सकते हैं। ये बेनिफिट्स आपको मिलता है। आई होप इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ होंगे। दो चीजें हैं। सबसे पहले अगर आप आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जेईई मेंस देना पड़ेगा, देन आपको जेईई एडवांस का एग्जाम देना पड़ेगा, देन आप जोसा काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको जेईई एडवांस अगर आपने नहीं क्वालिफाई कर पाया है या फिर जेईई एडवांस में आपका अच्छा स्कोर वगैरह नहीं है तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी और गवर्नमेंट फंडेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, इनमें आप जा सकते हैं। जेईई मेंस का आपको एग्जाम देना पड़ेगा एंड डायरेक्टली आप जेईई एडवांस के लिए आप जा सकते हैं। तो ये बेसिक्स डिफरेंस होता है अगर आप आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके एनआईटी, ट्रिपल आईटी और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, इनका अलग एडमिशन प्रोसेस होता है। इसके बारे में आई होप आप समझ होंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ सीट्स क्या है, आईआईटी कॉलेजेस में कितनी सीट है, एनआईटी कॉलेजेस में कितनी सीट है, बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आईआईटी कॉलेजेस की बात करते हैं। 17,000 प्लस सीट्स आपको देखने को मिल जाती है आपकी आईआईटी कॉलेजेस में। एनआईटी कॉलेजेस में बात करते हैं 24,000 प्लस सीटें हैं आपकी एनआईटी कॉलेजेस में। ट्रिपल आईटी कॉलेजेस की बात करते हैं 8,000 प्लस आपकी सीट्स यहां पे देखने को मिल जाती है। गवर्नमेंट फंडेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, यानी कि गवर्नमेंट जो आपका रन कर रही है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, उनमें सीट की बात करते हैं 9,000 के आसपास सीट आपको देखने को मिल जाती है। टोटल मिला के लगभग आपको 58,000 के आसपास आपकी सीट्स होती है जो आपको मिलती है जोसा काउंसलिंग के थ्रू। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस काउंसलिंग के थ्रू कितनी सीट्स आपको मिलती है, लगभग 60,000 के आसपास, 58,000 प्लस सीट्स आपको यहां पे देखने को मिल जाती हैं जो जोसा काउंसलिंग के अंदर यहां पे आती हैं। ठीक है, 3-4 यहां पे इंस्टीट्यूट है, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सीट्स आपको देखने को मिल जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज आता है कि जोसा काउंसलिंग के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, एक एक स्टेप में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, जिन्होंने जेईई मेंस दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि जेईई मेंस किसके लिए, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उसके लिए आपको जेईई मेंस, या फिर अगर आप आईआईटी कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं तो जेईई एडवांस में आपका रिजल्ट यहां पे आ जाना चाहिए। जैसे आपका रिजल्ट आ जाता है, आप जोसा काउंसलिंग के लिए यहां पे आपका इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आपको चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे देंगे। ठीक है, वहां से क्लिक करके डायरेक्टली आप जा सकते हैं। देन आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे कि
जेईई मेंस अपीयरेंस आपका जो एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको जेईई मेंस के टाइम पे मिला होगा ना, वो आपको फिल करना पड़ेगा। देन आपका पासवर्ड वगैरह होगा, ये आपको डालना पड़ेगा। देन अपना पर्सनल डिटेल्स में क्या आता है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, ठीक है, आपका परसेंटेज वगैरह क्या आया हुआ है जेईई मेंस में या फिर जेईई एडवांस में, ये सारी चीज डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपका ये हो जाएगा। सेकंड स्टेप में बात करते हैं तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में आपको अपनी कॉलेज और आपको ब्रांच यहां पे चूज करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, जैसे कि आपको आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, ठीक है। आईआईटी कॉलेजेस के लिए हम यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं। अब भारत में कई सारे आईआईटी कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब किस आईआईटी कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको सबसे पहले आपको अपना जेईई एडवांस में जो आपकी रैंक आई हुई है उसके अकॉर्डिंग भारत के कौन से बेस्ट आईआईटी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं, उनमें से 5-7 कॉलेजेस का आपको लिस्ट बना लेना है, ठीक है। उनमें से कॉलेजेस आपको चूज करना पड़ेगा। अब बीटेक में कौन सी ब्रांच चाहिए, सीएससी ब्रांच चाहिए। सीएससी में भी कई सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे कि आपका एआई या फिर एमएल का हो गया, ठीक है, एआई एमएल में हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ आपका डेटा साइंस का भी यहाँ पे कोर्स होता है, ठीक है। आप किस ब्रांच में लेना चाहते हैं, ब्रांच में भी अगर आपको कुछ स्पेशलाइजेशन करनी है तो कौन सा लेना है, ये आपको जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है ना, चॉइस फिलिंग आपका जब टाइम आता है, उसी टाइम पे ही आपको अपना कॉलेज और अपना ब्रांच यहाँ पे चूज करना पड़ता है। सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट होते हैं, एनआईटी कॉलेजेस हो गए, ट्रिपल आईटी कॉलेजेस हो गए, या फिर गवर्नमेंट फंडेड आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो गए, इनके साथ भी आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। आपकी जो रैंक आई हुई है जेईई मेंस में या फिर जेईई एडवांस में, उसके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है और उसके अकॉर्डिंग कौन सा ब्रांच आपको चाहिए बीटेक में, वो आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं उदाहरण के लिए, अगर आपको आईआईटी बॉम्बे चाहिए तो इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए लास्ट टाइम नेक्स्ट ईयर आपका कितना यहाँ पे कट ऑफ वगैरह गया था, ठीक है। जेईई मेंस में कितना स्कोर चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है। एनआईटी दिल्ली में चाहिए, ट्रिपल आईटी त्रिची में चाहिए, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर कैसा था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका अच्छा रिजल्ट आया हुआ है तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है फिर नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपको क्या रखना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटीज रखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो 2 चीजें ध्यान रखिएगा। आपको रैंक के अनुसार जो आपका जेईई मेंस में या फिर जेईई एडवांस में जो आपका रैंक आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। जैसे कि मैंने 5 कॉलेजेस को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल के थोड़ा सा आपको डिटेल्स में समझा देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने 5 कॉलेजेस को, जो मेरी रैंक आई हुई है काफी बेस्ट रैंक आई हुई है, और मैंने 5 कॉलेजेस को यहाँ पे हमने चूज कर लिया, ठीक है। 5 कॉलेजेस को हमने यहाँ पे चूज किया है। 5 कॉलेजेस में क्या करना है, मेरा पहला कॉलेज कौन सा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। ये आपको वहां पे लिख के देना पड़ता है उनको कि पहले नंबर पे आप कौन सा रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे को रखना चाहते हैं या फिर आईआईटी यहाँ पे आप दिल्ली को रखना चाहते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आईआईटी कौन सा है, अगर आप जेईई एडवांस में अच्छा स्कोर किए हैं तो कौन सा आपके कॉलेजेस मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आपको एनआईटी कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो एनआईटी की लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आपका जो रैंक आया हुआ है जेईई मेंस में या फिर जेईई एडवांस में, उसके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है, ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है चॉइस फिलिंग के दौरान, ठीक है। ये आई होप आप समझ होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, तो आपका आता है चॉइस लुकिंग का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने अपना फॉर्म वगैरह फिल कर दिया, इसके बाद आप कॉलेज वगैरह को देख रहे हैं कि अगर आप कॉलेजेस में कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे क्या करना पड़ता है, चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉक करना जरूरी होता है। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो क्या होता है, अगर आपने लॉक नहीं किया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो आपका लास्ट डेट आएगा ना चॉइस फिलिंग का, उसके बाद आपका जो चॉइस फिलिंग होगा उसका डेट जैसे ही निकलेगा आपका वहां पे ऑटोमेटिकली वो जो कॉलेजेस आपने चूज किया है, जो ब्रांच आपने चूज किया है वो लॉक हो जाएगा। उससे पहले भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़े बहुत मिस्टेक वगैरह कर देते हैं चॉइस फिलिंग के दौरान, कॉलेज अपना दूसरा कॉलेज चूज कर लेते हैं या फिर उनको अलग ब्रांच चाहिए होता है, वो दूसरा ब्रांच चाहिए होता है उन्हें, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपने मिस्टेक्स कर दिया है तो जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होते हैं ना, उस दौरान आपका जो आपका सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली आपको लॉक नहीं होता है, उसे आपको लॉक करना पड़ता है। अगर आपने लॉक कर दिया तो लॉक कर दिया है, ठीक है। अगर आपने लॉक नहीं किया तो लास्ट डेट पे ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ बात करते हैं सीट अलॉटमेंट, जो आपका राउंड वाइज होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, जोसा काउंसलिंग लगभग 6 राउंड होते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कॉलेजेस मिलते हैं, आपके रैंक मिलती है और ब्रांचेस मिलती हैं, ठीक है। ये 6 राउंड आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हर राउंड में आपकी जो रैंक होती है, कैटेगरी होती है, ये आपको यहाँ पे फील्ड, आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग, ये सारी चीजें आपको बार बार आपको करना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है, आपके रैंक के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार और आपके फील्ड चॉइस के अनुसार आपको अलग अलग कॉलेजेस में कौन से आपको ब्रांच मिल सकती है वो आपको ऑफर की जाएगी। और हर एक राउंड में, जिस भी राउंड में आपको अच्छा कॉलेजेस और आपका जो भी आप ब्रांच चाहते हैं वो अगर आपको मिल जाता है तो वहीं पे आपको लॉक कर देना है, वरना आप आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आता है कि जी आपका अगर आपका सीट एक्सेप्टेंस आपका फीस होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको कोई कॉलेज पसंद आ गया है तो कॉलेज को पसंद आ जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है वो आपको पे करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, इसके लिए आपको जनरल या फिर ओबीसी है तो आपको 35,000 रुपए पे करना पड़ेगा, और एससी से कैंडिडेट है तो इसके लिए आपको 15,000 रुपए पे करना पड़ेगा। अब इससे होता यह है कि जो भी आपको कॉलेजेस में जो भी आपको ब्रांच मिल गई है तो आपका परमानेंट सीट हो जाएगा अगर आप 35,000 रुपए वहां पे कर देते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है या फिर आप जाके कॉलेजेस में विजिट करके पे कर सकते हैं, ठीक है।
है। जनरल या फिर ओबीसी है या फिर एससी कैंडिडेट है तो 15,000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो सीट होगी कॉलेजेस के अंदर आपकी एक्सेप्ट कर ली जाएगी। आप कोई भी जो आपकी सीट है वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगी। अगर आप ये फीस नहीं पे करते हैं तो आपको जो कॉलेजेस मिला हुआ है, जो ब्रांच मिली हुई है, वो आपको दूसरे स्टूडेंट को शिफ्ट कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि सीट एक्सेप्टेंस जो आपकी फीस होती है, अगर आपको कॉलेज पसंद आ गया है और आपको ब्रांच मिल गई है अच्छी, ठीक है, तो आपको ये फीस जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, तभी आपकी जो सीट होगी वो कंफर्म होगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं तो इसमें बेसिकली आपका जो सीट अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, इसके बाद आपको ऑनलाइन आपका अपना जो डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, जो आपका जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस का स्कोर कार्ड होता है, 10th आपकी मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ वगैरह हो गया, ये आपको कॉलेजेस में सबमिट करना पड़ता है। ये आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर आपको कॉलेजेस में आपका सीट आपको मिल गया है तो कॉलेजेस में भी विजिट करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सातवां जो आपका स्टेप होता है, ये सबसे बड़ा स्टेप होता है। अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर लिया है, ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना पड़ता है ज्यादातर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रीज का, यानी कि जो आपको कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है, अगर आपको कोई एनआईटी कॉलेज मिल गया है फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, और इसमें आपको बीटेक सीएससी की आपको ब्रांच चाहिए थी, ये भी आपको मिल चुकी है, ठीक है, और यही आपको चाहिए था, फॉर एग्जांपल कोई भी एनआईटी हो गया, एनआईटी भोपाल हो गया, ये आपको चाहिए था और यही आपको मिल चुका है, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी काउंसलिंग वगैरह नहीं लेना है, कोई दूसरा कॉलेज आपको नहीं लेना है, आपको जो कॉलेज मिल गया है, जो भी सीट मिल गई है, वो आपको अपग्रेड आगे चल के नहीं करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। जो आपको कॉलेज मिला हुआ है, जो आपको ब्रांच मिली हुई है, वही आप चाहते थे और वो आपको मिल चुकी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोट की। अभी तक आपने जो यहाँ पे कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है, आप उस कॉलेज को लेना चाहते हैं, साथ ही साथ आप अदर ऑप्शंस के लिए भी यहाँ पे जाना चाहते हैं, ये चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको एनआईटी भोपाल आपको मिल चुका है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप एनआईटी भोपाल तो आपको मिला ही रहे, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर आपको एनआईटी भोपाल से भी कोई बेटर कॉलेज अगर आपको मिल सके तो इसके लिए आप फ्लोट ऑप्शंस के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शन होता है, यानी कि आप एनआईटी जो दूसरी जो टॉप लेवल की एनआईटी, जैसे कि हम त्रिची की बात कर लेते हैं, जो कि अभी के टाइम पे बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, आप इसके लिए देख भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कॉलेज अभी के टाइम पे आपको मिला हुआ है, उससे अगर आप बेटर ऑप्शंस की तलाश में है तो आप फ्लोट राउंड के लिए जा सकते हैं या फिर आप स्लाइड कर सकते हैं। यानी कि आपको क्या मिला, बीटेक यहाँ पे मिल गया, एनआईटी भोपाल मिल गया, इसमें जो भी ब्रांच मिली, आपको मैकेनिकल मिल गया, सिविल इंजीनियरिंग मिल गई, या फिर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिल गई, लेकिन ये आपको कॉलेज पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, आप यहाँ पे स्लाइड ऑप्शंस के लिए जा सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, आप अपना कॉलेज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ कॉलेज के साथ साथ यहाँ पे आप अपना जो ब्रांच होती है ना, उसके भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए आप कॉलेज नहीं चेंज करना चाहते हैं, एनआईटी भोपाल ही आपको चाहिए, लेकिन आपको जो ब्रांच मिली हुई है ना, वो कौन सी ब्रांच मिली हुई है, मैकेनिकल ब्रांच मिली हुई है, ठीक है, या फिर आपको सिविल ब्रांच मिली हुई है, ठीक है, आप ब्रांच अपना चेंज करवाना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। स्लाइड में यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड में जब आपका पहली राउंड खत्म हो जाए, 6 राउंड जैसे आपसे बताया होता है, तो 6 राउंड आपका बेसिकली वो अलग राउंड है, जब दूसरा राउंड स्टार्ट होगा तो उस दौरान हो सकता है कि आपको जो आप ब्रांच चाहते हैं या फिर जो कॉलेज चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो ये आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं आपके सीएसएबी काउंसलिंग के बारे में। सीएसएबी काउंसलिंग को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जोसा काउंसलिंग आपने समझ लिया, कैसे एडमिशन होता है, कौन से कॉलेजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सीएसएबी काउंसलिंग के बारे में। तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म, सेंट्रल सीट अलाउंस बोर्ड, ठीक है। ये काउंसलिंग कब स्टार्ट होती है, जब आपका जोसा काउंसलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपकी स्टार्ट होती है सीएसएबी की काउंसलिंग। अब इसके थ्रू आप ना एनआईटी, ट्रिपल आईटी और गवर्नमेंट फंडेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें आपको एडमिशन मिलता है। क्या होता है कि जो जोसा काउंसलिंग होती है, पहली प्रायोरिटी है किसको देती है, आईआईटी कॉलेजेस को, ठीक है। आईआईटी कॉलेजेस आपके बेसिकली जोसा काउंसलिंग के थ्रू फुल हो जाते हैं। आप आईआईटी कॉलेजेस में जो आपके सीएसएबी काउंसलिंग होती है, इसके थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आपको कहां पे मिलेगा, जैसे कि आपको एनआईटी हो गई, ट्रिपल आईटी कॉलेजेस हो गए, या फिर गवर्नमेंट फंडेड जो आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूट है ना, इनमें जो कुछ सीटें बच जाती हैं जोसा काउंसलिंग के बाद, ये काफी सारी सीटें होती हैं, तो हर जो आपकी सीट्स होती हैं हो सकता है कि वो आपके जोसा काउंसलिंग के दौरान जो बच जाती हैं सीटें, वो आपको ले जाती हैं सीएसएबी काउंसलिंग के थ्रू। ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। आईआईटी कॉलेजेस में आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहां पे सिर्फ आपको मिलेगा एनआईटी, ट्रिपल आईटी और गवर्नमेंट जो फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, इनमें आपको एडमिशन मिलेगा। जो सीटें बच जाएंगी जोसा काउंसलिंग के बाद, ये आपकी काउंसलिंग आमतौर पर कब स्टार्ट होती है, अगस्त और सितंबर के महीने में, जब आपकी जोसा काउंसलिंग के थ्रू बच्चे एडमिशन वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ कई सारी सीटें बच जाती हैं, एनआईटी कॉलेज, ट्रिपल आईटी कॉलेज या फिर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, तो उनमें आपको अगस्त या फिर सितंबर
नवंबर के महीने में आप सीएसएबी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा और भी डिटेल्स में आपको समझना पड़ेगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप में बात करते हैं तो आपका होगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपका जोसा काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है, आपने जेई में से या फिर जेई एडवांस का आपने दिया हुआ है, तो आपको सिंपली आपको सीएसएबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जेई में से आपका क्वालिफाई होना चाहिए, सिर्फ आपका जेई में होना चाहिए। जेई एडवांस के लिए यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जेई एडवांस वाले जो बच्चे होते हैं उनका एडमिशन आईआईटी कॉलेजेस में हो जाता है। ठीक है, स्टेप 2 में आपको चॉइस फिलिंग करना होता है, सेम प्रोसेस होता है। चॉइस फिलिंग ऑलरेडी आपको क्या पता होगा कि आपको कॉलेज और आपकी जो ब्रांच होती है उसे आपको यहाँ पे चूज करना पड़ता है कि कौन सा कॉलेज चाहिए और कौन सी आपकी ब्रांच चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड बात करते हैं सीट अलॉटमेंट। ठीक है, आमतौर पे आपके जो होती है 2 राउंड में होता है। क्या होता है, जोसा काउंसलिंग में कितने राउंड थे आपके? ठीक है, जोसा काउंसलिंग आपके 6 राउंड थे, पर इसमें कितने होते हैं? सीएसएबी जो काउंसलिंग होती है इसमें आपके सिर्फ आपके 2 राउंड होते हैं। पहले राउंड में अगर आपका नहीं हुआ एडमिशन तो दूसरे में तो पक्का हो जाना चाहिए, वरना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जोसा काउंसलिंग में ये ऑप्शन थोड़ा आपका ज्यादा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीट कंफर्मेशंस। अगर आपका सीट यहाँ पे जो आपको कॉलेज चाहिए था और जो ब्रांच चाहिए था वो आपको यहाँ पे मिलने के बाद क्या करना पड़ता है? सीट एक्सेप्टेंस आपको जो फीस होती है वो आपको पे करना पड़ता है। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स में क्या देना पड़ेगा? तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सिंपली आपको जेईई मेंस का जो आपका स्कोर कार्ड होता है, ठीक है, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड 10th और 12th की मार्कशीट, ठीक है, इसके बाद अपना आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड वगैरह आपको देना पड़ता है। ठीक है, इसमें जो आपका होता है सीएसएबी काउंसलिंग के कई आपके टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको जो आपके कॉलेजेस की सीट्स वगैरह बची हुई ना, जैसे कि अगर आप एक नॉर्थ ईस्ट या फिर आप यूनियन टेरिटरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे जो काउंसलिंग देनी पड़ेगी सीएसएबी एनईयूटी वाला आपको काउंसलिंग देना पड़ेगा। अगर बात करते हैं सीएसएबी जो आपका सुपरमेसी होता है इसमें आपको स्पेशल कैटेगरी वाले स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। तो ये आपकी जो काउंसलिंग होती है सीएसएबी ना, ये ऐसे स्टूडेंट के लिए होती है जैसे कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं या फिर आप यूनियन टेरिटरी से आते हैं। ठीक है, तो आपको अलग से ये काउंसलिंग बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइज की जाती है कुछ खास स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब इन दोनों ही जो आपकी काउंसलिंग है इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? काउंसलिंग की जो टाइप्स होती है ये आपकी मेन काउंसलिंग होती है, ये आपकी एक्स्ट्रा काउंसलिंग होती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मेन काउंसलिंग कौन सी होती है? जोसा काउंसलिंग। इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए अगर आपने जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस दिया हुआ है। कॉलेजेस की बात करते हैं तो इसके थ्रू आप जोसा काउंसलिंग के थ्रू आप सभी कॉलेजेस में आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सब में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपको आईआईटी कॉलेजेस में छोड़ के बाकी सारे जो भारत के टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है उनमें एडमिशन ले सकती हैं। इसमें राउंड की बात करते हैं, आपके 6 राउंड्स होते हैं। इसमें आपको सिर्फ आपके 2 राउंड होते हैं। तो पहले राउंड में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरे में आपका हो जाना चाहिए। एंड पर्पस क्या होता है? मेन सीट अलॉटमेंट, या फिर इसमें क्या होता है पर्पस? जो आपकी सीटें बच गई हैं वो आपको सीएसएबी काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे डिफरेंस होता है। इसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो और भी लेके आने वाले हैं कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है और कौन से काउंसलिंग आपको अप्लाई करना चाहिए। आई होप ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगी। ऐसे भी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।